की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे जनगणना के टॉप 50 क्वेश्चंस की। 2011 की जनगणना ही आपको पढ़नी है अभी तक के एग्जाम के लिए, तब तक नई जनगणना नहीं होती, यानी कि जो अगली जनगणना है वो नहीं होती है ना। जनगणना हमारे देश में 10 साल के अंतराल पे होती है। 10 साल के अंतराल पे ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार शुरू करके गई थी, उसी को हमारा देश फॉलो कर रहा है, भारत आगे बढ़ा रहा है उसको। तो 10 साल के अंतराल पे जनगणना होती है। सबसे पहली 1872 में हुई थी भारत में। 71 से काम शुरू हुआ था, हालांकि 72 पढ़ते हैं इसको किताबों में हम। उस समय वायसराय थे भारत के लॉर्ड मेयो, उनके शासनकाल में हुई थी। फिर उन्होंने करा के छोड़ दी थी एक बार कि कितने लोग हैं भारत के अंदर गिनवा करके। उसके बाद नियमित जनगणना, मतलब अनवरत रूप से कंटिन्यूटी उसमें जो आई वो 1881 में आई। 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, बाकी के अंत तक मेरे साथ बने रहें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप, है ना। ज़्यादा से अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दिया करो। बिल्कुल क्लास कैसी चल रही है सर कंप्यूटर जी हमारी, निःशुल्क हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो अंत तक बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो देखिए भारत की जनगणना, और जनगणना कौन सी है, 2011 वाली, ठीक है। 2011 वाली जनगणना थी, तो ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 15वीं। टोटल मिलाएं तो 15वीं थी, और देश की आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। दोनों पॉइंट नोट कर लेना। अगर जैसे देखो तब से पढ़े, तब से अंग्रेज शुरू करके गए तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद 7वीं जनगणना थी ये भारत की। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। तो अंतिम जनगणना कब हुई हमारी, 2011 में जनगणना। तो जन में काय की गणना होती है, व्यक्तियों की, लोगों की गणना होती है, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, जनगणना। और आर्टिकल 246 के तहत भारत सरकार के अंतर्गत आता है ये जनगणना कराने का काम। जो संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 246 में, कौन कराता है जनगणना, केंद्र सरकार, भारत सरकार कराती है जनगणना, ठीक है। यानी कि संघ सूची का विषय है जनगणना कराना। कौन सी सूची का है, संघ। तो पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाली कौन सी थी। कौन सी ऐसी भाषा थी जिनको सबसे ज्यादा लोग बोलते थे जब जनगणना के डाटा आई तो 3 भाषाएं थी। सबसे ज्यादा हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली और तीसरी मराठी। ये 3 भाषाओं को बोलने वाले लोग सर्वाधिक थे भारत के भीतर 2011 की जनगणना में, है ना। हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे स्थान पर बंगाली बोलने वाले, फिर तीसरे पर मराठी। ये 3 भाषाएं थी जिनको सबसे ज्यादा बोला जाता था। अगला प्रश्न लिया है, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की साक्षरता कितनी थी। साक्षरता दर, कितने व्यक्ति या लोग पढ़े लिखे थे, मतलब, है ना। ये एक आंकलन लिया जाता है। 7 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है उसके आधार पर सरकार ने 2011 में ये डाटा लिया था। 7 ईयर्स बच्चे के आधार पर, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा, चाहे सरकारी प्राइवेट कोई भी, उस स्तर से 2011 का डाटा लिया गया था। तो उस हिसाब से लगा करके 74% साक्षरता थी, 74 2011 में। उम्मीद है कि बड़ी होगी साक्षरता अब जो नया डाटा आएगा, है ना। 2024 में जो जनगणना होगी, वैसे 2021 में होनी थी, 11 से 21 10 साल हो गई, लेकिन कोविड की वजह से और फिर ये चुनाव वगैरह आ गए, अब इनके बाद ही जनगणना होगी। तो 74 मतलब हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग थे वो कितने थे, 100 में से 74%, 74%। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का, उत्तर प्रदेश। ये तो आप जानते ही हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ निवास करती है भैया कंप्यूटर जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इलाहाबाद। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश के भीतर, ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। और भारत में उत्तर प्रदेश में निवास करती है सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना में। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्य कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, यानी कि भारत का शासन रहता है, उपराज्यपाल भी रहता है यहाँ पे, और दूसरी व्यवस्था यहाँ पे सरकार भी काम करती है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज्यादा जिले भी हैं इस राज्य में, और किसी में जिले नहीं मिलेंगे। आप अंडमान निकोबार जाइए, लक्षद्वीप जाएं, दादर नागर हवेली की बात करें हम, है ना, दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों की बात कर लें, पांडिचेरी की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, ये सभी केंद्र शासित राज्य हैं हमारे, यानी कि केंद्र का शासन है। केंद्र का शासन कैसे रहता है, उपराज्यपाल के माध्यम से। तो सभी में सबसे ज्यादा जो जिले हैं ना वो दिल्ली में है, सबसे ज्यादा जिले, तकरीबन 12 या 13 जिलों में दिल्ली बटी हुई है पूरी की पूरी।
और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी दिल्ली में रहती है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी है दिल्ली में, केंद्र शासित राज्यों में। लेकिन कौन से राज्यों में कंप्यूटर जी? केंद्र शासित राज्यों में। ठीक है, अगला पॉइंट है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे, हाँ, तकरीबन हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं 64,000 लोग रहते हैं। 64,000 पीपल्स आर लिविंग देयर इन लक्षद्वीप, है ना। इट इज आइलैंड ऑन अरेबियन सी। सही है अंग्रेजी? ठीक है। तो लक्षद्वीप में कुल कितने लोग रहते भैया? 64,000 व्यक्ति रहते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल वृत्ति का द्वीप है, या प्रवाल पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं छोटे छोटे, पानी के अंदर एक श्रृंखला सी पाई जाती है, प्रवाल द्वीप, है ना। घोड़े की नाल की तरह इसकी आकृति भी मिलती है। तो लक्षद्वीप में बहुत कम लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य संघ शासित राज्यों में तो जम्मू कश्मीर है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन राज्य कैसा हो? केंद्र शासित राज्य होना चाहिए। सामान्य राज्य नहीं पूछ रहे हैं एग्जाम वाला, केंद्र शासित राज्य में तो कश्मीर का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। कश्मीर और लद्दाख मिला के जम्मू कश्मीर में, है ना, उसमें शामिल है ये। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कश्मीर का। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना में। जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 वर्ग किलोमीटर में बच्चा निवास करते हैं। ठीक है जी, तो आंसर आएगा इसमें बिहार लगा देना, माफ कीजिए, बिहार पहले नंबर पर और बंगाल दूसरे नंबर पर। पहला नंबर कौन सा है? बिहार का। और दूसरा नंबर कौन सा है? बंगाल का। 2011 में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का और दूसरे नंबर पर बंगाल। 2001 की जनगणना में बंगाल पहले स्थान पर था। अब बिहार कहां से बना है? बिहार बच्चा है, बिहार तो छोटा सा बच्चा है, जिसके पिताजी हैं बंगाल। बंगाल पिताजी हैं और बिहार उसका बच्चा है, बेटा है। यानी कि बंगाल में से ही बिहार का जन्म हुआ है। आप ऐसे पढ़ लीजिए, हुआ कि नहीं हुआ कंप्यूटर जी? बंगाल में से ही बिहार का जन्म हुआ है और बंगाल में से ही उड़ीसा का जन्म हुआ है, फिर बिहार में से झारखंड का जन्म हुआ है ना। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी राज्यों की बढ़ी है, जैसे व्यक्तियों की पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक जीन्स है ना बढ़ती है लगातार। तो बिहार इसका आंसर आएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अगर कम की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे कम कहां पे रहते हैं लोग? मात्र 17 लोग रहते हैं भाई साहब। ओनली 17 पीपल्स आर लिविंग देयर इन द स्टेट ऑफ नेम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल इज द वेस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, है ना। वेस्टर्न स्टेट है हमारा, माफ कीजिए वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न स्टेट है हमारा, गलत बोल दिया मैंने, वेस्टर्न तो गुजरात है। ईस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, पूर्वी राज्य है भारत का सबसे अंतिम राज्य, जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। इस वजह से नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में यहाँ, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यहाँ का अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नामचा वारुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो यू टर्न लेकर के प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे के पास से, और वहीं पर स्थित है नामचा वारुआ। ये नोट कर लेना। और अंतिम भारत का जो स्थान है, पूर्वी स्थान, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किब्यूसा। ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर केंद्र शासित राज्यों में। वो ये कह रहा है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ी 10 साल में, क्योंकि जनगणना कितने साल पे होती है? 10 साल में, तो 10 साल का ही डाटा लेते हैं भाई साहब। 10 साल में यानी कि 2001 से 2010 तक जो जनगणना की वृद्धि हुई प्रतिशत में, वो कौन से राज्य में हुई? केंद्र शासित राज्यों में पूछ रहा था इस प्रश्न को। तो आंसर क्या है? दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों अब मिलाकर के एक कर दिए हैं। इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर हुई थी। नोट कर लेना, छाप लेना, शेयर कर देना, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि सामान्य राज्यों में, केंद्र शासित अलग हो गया आंसर, अब सामान्य राज्यों में। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई उसकी जनसंख्या में? मतलब लोगों की जन्म दर बहुत ज्यादा थी वहां पर 10 साल के दौरान, और मृत्यु दर बहुत कम थी। तो जन्म दर ज्यादा थी तो लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ी, तो कौन से राज्य में बढ़ी? मेघालय में। बादलों की भूमि इसे कहते हैं, क्लाउड्स
ऑफ स्टेट इसे कहा जाता है, बादलों का घर इसे कहा जाता है, क्योंकि विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि दर थी यहाँ पे 27, मेरे ख्याल से 27, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 27 यानी कि 27% वृद्धि दर थी 2001 से, एक लिखना, 2001 से 2011 तक, यानी कि 10 साल में जो वृद्धि हुई वो मेघालय में सबसे ज़्यादा। सबसे कम दशकीय वृद्धि, सबसे कम यानी कि 10 साल में जनसंख्या बढ़ने की वजह कम हो गई। ये सिर्फ एक राज्य था भारत का जहां जनसंख्या को बढ़ना था, वहां कम हो गई। एक राज्य नकारात्मक जनसंख्या में चली गई। ये आपने बहुत कम सुना होगा ऐसे उदाहरण दुनिया भर में। ये नागालैंड राज्य का आंसर आना है इसमें। सबसे कम जनसंख्या कहां पे बढ़ी या नकारात्मक जनसंख्या चली गई, वो नागालैंड में। कौन सी लैंड में? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हॉर्नबिल एक फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है नागालैंड का, यहाँ पे मनाया जाता है। हॉर्नबिल यहाँ की एक पक्षी, एक चिड़िया का नाम है, तो उसके आधार पर यहाँ पे एक आदिवासी समूह के द्वारा मनाया जाता है। कोन्यक जनजाति एक जो नागालैंड में निवास करती है, ये नोट कर लेना। तो सबसे कम जनसंख्या कम हो गई यहाँ पे, बढ़ने की वजह कम हो गई, तो नागालैंड। सबसे कम दशकीय वृद्धि संघ शासित कौन से राज्य में हुई? तो लक्षद्वीप में हुई। सबसे कम 10 साल में जो लोग बढ़े वो कहाँ पे? केंद्र शासित राज्यों में, लक्षद्वीप में। और सबसे ज्यादा दादर नागर हवेली में। और सामान्य राज्यों में मेघालय, सामान्य राज्यों में नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात भारत में कौन से राज्य का रहा? हरियाणा का 2011 की जनगणना में सबसे कम था। यहाँ पे तकरीबन 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। देखो लिंगानुपात क्या होता है, समझो आप। पहले क्लास को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, पीछे समझाएंगे आपको, नहीं फिर समझाएंगे नहीं अगर आपने क्लास शेयर नहीं करी तो। क्लास शेयर करो और लाइक करना ना भूलें। लाइक भी करते रहा करो भाई लगातार, है ना, पढ़ने के साथ साथ। चिंता ना करो, जो जितनी भी क्लास हम पढ़ा रहे हैं ना, अपना पेपर मैच कर लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हमारी किसी भी क्लास से। करंट अफेयर्स का हो, यूपी का हो, या इकोनॉमिक्स का हो, या ज्योग्राफी का हो, किसी का भी हो, कोई भी टॉपिक। और इवन यहाँ तक हिंदी के जो क्लासेस मेरे द्वारा डाली जा रही हैं उनसे भी आप मैच कर लेना, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक डाल चुका हूँ, 10 क्लासें हिंदी की डाल चुका हूँ, पढ़ लेना 10 क्लासों को। समय बहुत है अभी आपके पास, पूरा कार्यक्रम से पढ़ाई करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए फिरोजाबाद का नया नाम सरकार ने क्या कर दिया है, फटाफट से। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए मुझे आप, उत्तर प्रदेश में अभी घोषणा की गई है कितने जिलों में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ऐसे कितने जिलों में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और विश्व प्रसिद्ध जो कुर्ता बनाया जाता है वो यूपी के कौन से जिले में डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। कुर्ता पहनते हैं ना, विश्व प्रसिद्ध कुर्ता बनाया जाता है भाई साहब, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? फटाफट से बताइए कमेंट करके, और शेयर कर दो अपने बड़े और छोटों के पास, बीच के जो भी हों सभी के पास शेयर कर दो, ठीक है सर। तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात था। तो 1000 बच्चों ने जैसे जन्म लिया, तो 1000 के अनुपात में यहाँ जन्म, लड़कियों की जो जन्म दर थी वो 843 थी मेरे ख्याल से, 43 या 45 समथिंग अराउंड ऑफ 800 रेशियो था। 800 के 40 या 45 के पास में था। इतनी लड़की जन्म लेती थी और 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो बहुत कम लिंगानुपात हो गया हरियाणा का 2011 की जनगणना में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कम लैंगिक अनुपात वाला केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्य आ जाए तो क्या लगाएंगे? दादर नागर हवेली। लैंगिक अनुपात वही होता है लिंगानुपात, लड़के लड़कियों की जन्म दर वाला। केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम किसका है? दादर नागर हवेली, जो कि कहाँ पे स्थित है? अरब सागर के पास में, गुजरात के पास में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल। इसका तो भैया यहाँ 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो लड़कियां जन्म ले रही है 1084, ज्यादा लड़कियां जन्म ले रही हैं केरल में। केरल का सबसे अच्छा लिंगानुपात है और केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता भी है। और केरल का लिंगानुपात हो गया, साक्षरता भी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, वो मैंने आपको बता दिया है ना। तो केरल इन चीजों में इंडिया में सबसे आगे है जनगणना के बहुत सारे पॉइंट्स, तथ्यों में अगर बात करें तो। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, नोट कर लेना। केरल के समुद्री तटों को क्या बोलते हैं? मालाबार। केरल के समुद्री तटों को क्या बोलते हैं? मालाबार। मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मोनाजाइट बालू यहाँ पे होती है, उत्पादन होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना केरल के विषय में, ठीक है। और केरल से तकरीबन 300 या 400 किलोमीटर के आसपास है लक्षद्वीप, अरब सागर में। केरल से जाती रहती हैं नावें, जहाज वगैरह जाते हैं वहाँ के लिए, है ना। मलयालम भाषा बोली जाती है वहाँ पे केरल की वजह से। तो देखो भारत की जो जनगणना थी वो कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। कौन सी वाली? 2011 में जो हुई थी।
ये शुरू से है, तब से जनगणना शुरू हुई। 1881 से अगर जोड़ेंगे अपन लोग, आप लोग, हम लोग, तो अब तक 15 जनगणना हो गई। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जोड़ेंगे तो 7 जनगणना हुई है। कितनी? 7। दोनों पॉइंट तथ्य याद रखना बेटा। जनगणना का प्रावधान आर्टिकल 240 में केंद्र सरकार कराती है, पहले ही बता दिया मैंने। 2001 से 2011 तक 10 की वृद्धि कितनी प्रतिशत रही भारत में? 17% रही। मतलब 10 साल में जनसंख्या जो बढ़ी हमारे देश में कुल प्रतिशत में कितनी बढ़ गई? 17। मतलब कुछ लगभग में आंकड़े हैं, लेकिन 17% जनसंख्या बढ़ी 10 साल में भारत में। लिख लेना। 2001 से 2011, 2001 से 2011 के मध्य में प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी? मतलब एक साल का डाटा लेंगे तो कितनी बढ़ी? तो 1.64% इतनी बढ़ी। एक वर्ष के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी जी। प्रतिवर्ष जनसंख्या का वृद्धि दर था जी 1.64%। और टोटल कितनी बढ़ गई? तो 17% बढ़ गई। आंकड़ों में कितनी बढ़ गई जनसंख्या? तो 18.5 करोड़ आदमी बढ़े थे 10 साल में। लगभग 19 करोड़ के आसपास जनसंख्या बढ़ गई थी। यानी कि एक पूरा ब्राजील देश बन गया हमारे देश के भीतर। इतने नाश मिटे हैं। 10 साल में एक ब्राजील जितनी जनसंख्या के बराबर देश बना दिया भारत के भीतर 10 साल में। 11 और 11 तो हो गई 21, 10 साल और बन गई तो कितने ब्राजील बन गए होंगे? उम्मीद, कल्पना करो आप, और कल्पना करते रहना, फिर हमें बताना कमेंट करके, है ना। एक ब्राजील के बराबर जनसंख्या बढ़ा दी। लगभग 19 करोड़ के आसपास अगर जाएंगे तो आंकड़ों में 1911 से 1921 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना इसे। 11 से 21। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 1911 में कलकत्ता से बदलकर दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। भारत की राजधानी 1911 में घोषणा की गई कलकत्ता से दिल्ली बनेगी, और वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। 1911 से 1921 तक 10 साल में, इसी बीच में संसद भवन में काम भी शुरू हो गया था। इस बीच में शुरू नहीं हुआ था कंप्यूटर जी। सुनो, संसद भवन में मेरे ख्याल से 1921 से उसका श्री गणेश हुआ था। 27-28 तक बन के तैयार हो गया था जो संसद भवन है इस समय हमारा, जहां राष्ट्रपति जी रहते हैं। खैर 21 या 22 में शुरू हुआ था, 28 तक बन के भारतीय संसद भवन तैयार हो गया था, जो कि एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर एडविन लुटियन। उन्होंने पूरा का पूरा उसका डिजाइन दिया था, वास्तुकार थे वो। ठीक है, तो 11 से 21 तक भारत की अभी तक की जनगणना के इतिहास में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई। सिर्फ एक बार हुआ ऐसा भारत के इतिहास में भी, 21 में, वो भी मैं आपको पूरा बता रहा हूं। 11 से 10 साल हुई तो कहां तक आए हम? तो 21 में आंकड़े आए होंगे साहब जनगणना के, अंग्रेजों ने कराई है जनगणना 21 में। तो जब आंकड़े आए तो पता चला कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई? माइनस में चली गई। दशक का मतलब क्या होता है? 10 साल। ये 10 साल हो गई कि नहीं हो गई? 11 से 21 दशक बोलते हैं। तो जनसंख्या क्या हो गई? 31% जनसंख्या कम हो गई भाई साहब भारत की, माइनस में चली गई। ये माइनस का चिन्ह लगा लेना आगे। -31%। मृत्यु दर अधिक थी इस 10 सालों में। इन 10 सालों में मृत्यु दर ज्यादा थी और जन्म दर बहुत कम थी। तो जनसंख्या विभाजन वर्ष कौन सा था भारत का? तो प्रश्न आता है 1921 लगा दीजिएगा। विभाजन हो गया बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, और इस समय अगर बात करते हैं तो एक बीमारी भी फैल गई थी, जैसे कोविड आया इस समय, लॉकडाउन लगाना पड़ा। हवा से फैल रहा था, हाथ मिलाने से फैल रहा था, गले मिलने से फैल रहा था, और पता नहीं क्या क्या मिलने से फैल रहा था, भगवान ही जाने। जैसे अलग अलग डाटा है कोविड के, लॉकडाउन के, है ना, कोविड के विषय में। ऐसे ही उस समय एक रोग और फैल गया था भारत में। जनसंख्या को कम होने के वैसे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, यहाँ पे रेखांकित उनको करना पड़ेगा अलग अलग पुस्तकों में, जैसा भी दे रखा है। लेकिन एक बीमारी भी फैल गई थी, जिसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था उस समय। स्पेन से फैली हुई एक बीमारी स्पेनिश फ्लू। तो हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। अच्छा, पहली जनगणना कब हुई हमारे देश में? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नोट कर लेना। पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित का मतलब 10 साल के आधार पर जो शुरू हुई वो यहीं से शुरू होती है। ग्रामीण जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 68% थी। मतलब गांव में रहने वाले लोग जो थे 100% आबादी में से, वो लगभग 70% हम कह सकते हैं, 2% और उसमें कमी है, 68.5% था जहां पे डाटा।
70% लगभग गाँव में रहती थी जनसंख्या, और इसमें से 100 में से 70 माइनस करो तो कितनी बची? 30 या 31% जनसंख्या शहरी जनसंख्या थी भारत की 2011 में। दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक, याद रखना। और विश्व में सबसे पहली जनगणना कौन से देश ने कराई? 1749 में स्वीडन ने। अगर आपसे विश्व में भी पूछ ले कभी कि दुनिया में कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले सेंसियस या जनगणना का कार्य कराया, तो स्वीडन था। यूरोप महाद्वीप का देश है, फिनो स्कैंडिनेवियन देशों में से हम पढ़ते हैं। एक उपमा के साथ में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल एक जाने माने वैज्ञानिक थे जिन्होंने आविष्कार किया था, किस चीज़ का आविष्कार किया था भाई, क्या बोलते हैं उसे? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट क्या होती है? डायनामाइट जैसे सुरंगों में, कोयला की खदानों में या पहाड़ों को तोड़ने में, विस्फोट के लिए काम में आता है। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, खनन किया जा रहा है, कोयला की खदानों में विस्फोट करते हैं तभी तो कोयला निकलता है, तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक विस्फोटक के रूप में इसका आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल। उसी के नाम से नोबेल पुरस्कार विश्व में दिया जाता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 1901 में देना, ठीक है। जिसमें भारत की तरफ से सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला साहित्य के लिए, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को मिला 1930 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला 1998 में। ये आपको याद रखने हैं, ये नोबेल पुरस्कार है ना, ये तीनों नोबेल पुरस्कार याद रखना। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को मिला 1979 में, 1979 में। भारत की तरफ से, भारत में रहने वाले लोगों को ये पहला नोबेल पुरस्कार था, नोट कर लेना सभी को। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 68 पॉइंट के आसपास है ना, ये 2 बार लग गया पॉइंट। सर्वाधिक वृद्धि दर। अब प्रश्न आता है कि भाई जनगणना में सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई? कौन से 10 साल थे भारत के इतिहास के जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई भारत में? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में कहां पे बढ़ गई? 61 से 71 के मध्य में। 61 से 71, 61 से 71, 61 से 71, 24% जनसंख्या बढ़ी, 24.80। सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी 1961 से लेकर के 71। मतलब जो 71 वाली जनगणना के आंकड़े आए थे वो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के आए थे, और सबसे कम जनसंख्या घट गई थी वो मैंने पढ़ा दिया आपको, कहाँ गया पॉइंट? 1921 वाली जनसंख्या में। अगला पॉइंट है, इसी वजह से जनसंख्या का विभाजन वर्ष किसको कहते हैं? 1921 को। जनसंख्या का विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन हो गया 1921 में। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में, माफ कीजिए, नगरीय जनसंख्या कितनी थी 2011 में? यानी कि शहरों में रहने वाली जनसंख्या भारत के भीतर ऐसे कितनी जनसंख्या थी 100% में से जो शहरों में निवास करते थे? तो 31% जनसंख्या, 31% लिख लेना, शहरों की जनसंख्या थी 2011 में, 31.16% थी, ये नोट कर लेना। तो ये था जनगणना का सेशन सेगमेंट। कैसा लगा आपको कंप्यूटर जी? तो आप बताइए, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर और सुधार करेंगे, बताएंगे उस तथ्यों के बारे में। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और एक यूपी की भी बना देंगे आपके रिवीजन के लिए जनगणना के मुख्य पॉइंटों की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। लगातार सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।